नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवाद क्लासेज पर। हमारी जो फर्स्ट सेमेस्टर की श्रृंखला चल रही थी गणित शिक्षण की, उसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। देखिए, पहले पार्ट में हमने प्राकृतिक संख्याओं के विषय में आपको बताया, फिर दूसरे भाग में अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं के विषय में बताया। आज उसी के आगे है हमारा पूर्ण संख्याएं। देखिए क्या होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। तो वे संख्याएं, आप लोग भी समझिए, वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर के कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। जीरो से प्रारंभ होकर कहां तक, अनंत तक जाती हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और हमने प्राकृतिक संख्या में क्या पढ़ा था, वे संख्याएं जो कहां से प्रारंभ होती हैं, एक से प्रारंभ होकर के जो कहां तक जाती हैं, अनंत तक, उनको क्या कहते थे, प्राकृतिक संख्या। लेकिन अगर हम प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर दें तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। तो पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है हमारी, जो संख्याएं कहां से प्रारंभ हो, जीरो से प्रारंभ होकर के और कहां तक जाए, अनंत तक जाए। जीरो से प्रारंभ होकर के कहां तक, अनंत तक जाए, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। या आप ऐसे कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर देने पर प्राप्त संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, और बच्चे एक लिख करके आए हैं बहुत बार, तो एक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। 21 बैच का जो पेपर आया था डीएलएड में, इससे पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ उसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कौन है, तो शून्य होती है। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है, शून्य होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है, तो 1 होती है। ठीक है, क्योंकि ये शून्य से शुरू है तो ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अच्छा, कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक संख्या पूर्ण संख्या की उत्तरवर्ती संख्या जो होगी वो उससे बड़ी होगी। जैसे हमने कहा ये पूर्ण संख्या है, आप इसमें एक और जोड़ दीजिए तो ये क्या हो गई, एक बड़ी हो गई। तो प्रत्येक उत्तरवर्ती संख्या जो है वो उस संख्या से बड़ी होगी। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी पूर्ण संख्या जो है वो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है, शून्य। ये ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है और सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब आपके सिलेबस में इन पूर्ण संख्याओं पर कुछ संक्रियाएं हैं, तो हम इन संक्रियाओं को देखेंगे। सबसे पहले पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा उनके गुणधर्म। यहां से भी प्रश्न आपके सामने आएगा, एक सवाल देगा फिर आपसे कहेगा इस नियम का पालन करते हुए इस सवाल को हल करिए, या आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कोई भी प्रगुण। तो हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं में योग के प्रगुण क्या है। सबसे पहले पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण, और उसके अंतर्गत है सबसे पहले योग का संबरक प्रगुण। संबरक प्रगुण क्या कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। इसी को हम कहते हैं योग का संबरक प्रगुण। अगर हमारे पास दो पूर्ण संख्याएं हैं, ध्यान से समझना भाई, एक संख्या है a और दूसरी संख्या है b। a भी कोई एक पूर्ण संख्या है, a कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, b कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। अगर आप इन दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहे हो तो जो आपको उत्तर मिलेगा वह भी क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, अगर कोई दो पूर्ण संख्याएं हैं आप उनको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, आपको पूर्ण संख्या मिलेगा। यही हमारा योग का संबरक प्रगुण है। जैसे 3 + 5 = 8। 3 कैसी संख्या है, एक पूर्ण संख्या। 5 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या। 8 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। देखो, दो पूर्ण संख्याओं को हमने जोड़ा तो हमें तीसरी पूर्ण संख्या भी मिल गई। यानी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव कैसा होगा, एक पूर्ण संख्या ही होगा। ये कौन सा नियम था हमारा, योग का संबरक प्रगुण था। हाँ, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा योग का संबरक प्रगुण क्या है, तो आप बताओगे दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या होता है। ये योग का संबरक प्रगुण है। अगला प्रगुण हमारा है योग का
क्रम विनिमय नियम, ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। योग का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दो पूर्ण संख्याओं के, संख्याओं नहीं, दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, अगर हमारे पास कोई दो पूर्ण संख्या है, मान लिया हमारे पास दो पूर्ण संख्या है, एक a है, a तथा दूसरी संख्या मान लिया हमने b है। अब अगर हम इनको जोड़ रहे हैं a प्लस b और इनका क्रम बदल के जोड़ दीजिए, चाहे b प्लस a, तो इनके योग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे 5 प्लस 2 कर दीजिए, चाहे आप 2 प्लस 5 कर दीजिए, दोनों दशा में आपको क्या मिलेगा? 7 ही मिलेगा। इस नियम को कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। क्रम माने क्रम, विनिमय माने बदलना। अगर क्रम बदल दिया जाए दो पूर्ण संख्याओं का तो उनके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे क्या कहते हैं हम? योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। यानी दो कोई संख्या है हमारे पास a और b, चाहे a प्लस b करो चाहे b प्लस a करो, आना उत्तर वही है। 2 प्लस 5 करो चाहे 5 प्लस 2 करो, उत्तर क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। ये है हमारा योग का क्रम विनिमय नियम। आइए पढ़ते हैं तीसरा नियम, योग का तत्समक अवयव देखते हैं। ये तीसरा प्रगुण है हमारा। तत्समक अवयव क्या है? किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। अगर शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ा जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन ये नियम कौन सा है, प्रगुण कौन सा है, तब आप बताओगे। ये तत्समक अवयव है, तत्समक प्रगुण है। ये तो पहले ये तो सबको पता है। अगर शून्य को किसी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या मिलेगी, पता है कि नहीं पता है? लेकिन ये किस प्रगुण के आधार पर है? तो तत्समक अवयव के आधार पर है। इसी कारण शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, ध्यान समझ लीजिए। पूछा जाता है योग का तत्समक अवयव किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? शून्य को। शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। ध्यान रखना, ये प्रश्न आया हुआ है। और शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक अवयव भी कहते हैं। तत्समक अवयव पूछा जाए तो भी शून्य को कहते हैं, और योज्य तत्समक अवयव पूछा जाए तो भी शून्य को ही कहा जाता है। क्या किसी पूर्ण संख्या में यदि हम शून्य को जोड़ दें, जैसे अगर हम शून्य को शून्य में ही जोड़ दें तो क्या मिले? शून्य में नहीं, देखो शून्य को 5 में जोड़ें तो कितना मिलेगा हमें? 5 मिलेगा। चाहे 5 में शून्य को जोड़ दें तो भी कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। कोई भी संख्या ले सकते हैं, 7 प्लस 0 बराबर 7, या 0 प्लस 7 बराबर 7, 7 तो होगा ये। इसको हम क्या कहते हैं? योग का तत्समक अवयव कहते हैं। समझ में आई बात? तत्समक अवयव क्या है? शून्य है। शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसको हम योग का तत्समक अवयव कहते हैं। पूर्ण संख्याओं में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल हमें वही संख्या मिलती है। इसी कारण शून्य को क्या कहते हैं? शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। और पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक अवयव पूछा जाए तो भी किसे कहते हैं? शून्य को कहते हैं। क्या बात समझ में आई इतनी? चलिए आगे देखते हैं। योग का तत्समक अवयव हो गया है। योग का साहचर्य प्रगुण अगला प्रगुण है हमारा। कौन सा? योग का साहचर्य प्रगुण। साहचर्य नियम क्या कहता है? 3 पूर्ण संख्याओं को, कितनी पूर्ण संख्या है? 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय, माने उसी क्रम में जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता है। क्या कह रहा है? 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता है। देखिए, कोई 3 पूर्ण संख्याएं हैं हमारे पास, a, b, c। इनको क्रम में जोड़ना है हमें, तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं इनको, a प्लस b प्लस c बराबर
क्या हो सकता, क्या ये हो जाएगा, अगर ए को हम अलग कर दें और इस बार हम किसे जोड़ दें, बी प्लस सी को जोड़ दें, लेकिन जोड़ा क्रम से ही है, ए बी सी क्रम से ही जोड़ दें, तो इनके योगफल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मान लेते हैं हमारे पास तीन संख्याएं हैं, 3 है, 4 है और 5 है, ये तीन संख्याएं हम ले रहे हैं। ए के स्थान पर 3, बी के स्थान पर 4, सी के स्थान पर 5 बराबर ए के स्थान पर 3, बी के स्थान पर 4, सी के स्थान पर 5। 3 और 4 7, 7 और 5 12, और 4 और 5 9, 3। देखो कोई प्रभाव पड़ा इन पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो तीन संख्याओं को क्रम में जोड़ने पर अगर हम दो संख्याओं का युग्म पहले बना लें तो उनके योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कौन सा नियम है, ये है योग का साहचर्य प्रगुण। तो ये योग के 4 प्रगुण हमने पढ़े। एक प्रगुण घटाने का है, पूर्ण संख्याओं पर घटाने का संवरक प्रगुण। परीक्षाओं में इसे आपसे पूछ दिया जाए, क्या घटाने की संक्रिया संवरक है, क्या पूर्ण संख्याओं पर घटाने का संवरक प्रगुण लागू होता है या नहीं होता है। तो आप प्रैक्टिकली करके देख लेना इसको। संवरक का मतलब क्या है, जैसे हमने योग का संवरक नियम आपको बताया, क्या बताया था कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर उत्तर क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, आप घटाने पर भी देख लीजिए। देखिए क्या 3 + 5 कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन 5 से आप 3 घटाओगे तो, सॉरी हाँ 5 से 3 घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। अगर 3 से 5 घटाओगे तो कितना मिलेगा, तो -2 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। घटाने की जो संक्रिया है वो पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है, ये आप ध्यान रखना। घटाने की जो संक्रिया है वो संवरक नियम का पालन नहीं करती है, योग की करती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं में पहली संक्रियाएं पढ़ी हमने योग की संक्रिया। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे गुणा की संक्रिया, फिर आगे भाग की संक्रिया, और फिर इसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे और पूरा सिलेबस यहाँ पर करवाएंगे आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।